अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 482 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इंटैक्ट हैं। पेनी स्टॉक्स में उसी तरह ही काम हो रहा है और पेनी स्टॉक्स में आज बहुत सारे पेनी स्टॉक्स जो हैं वो उनकी प्राइस बढ़ी भी है। तो 833 मिलियन का काम हुआ है। लास्ट जो फ्राइडे था उसमें 890 मिलियन का काम हुआ था, उससे पहले 555 का था और उससे पहले 367 का था। वैल्यू लास्ट डे 47 बिलियन का काम हुआ था और आज काम हुआ है 43 बिलियन का। ये मैं KSE 100 इंडेक्स का डेटा आपको बता रहा हूँ। तो सेक्टर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर रहा है कुछ प्लस में और नेगेटिव जो रहा है वो कमर्शियल बैंक्स की वजह से ही मार्केट में इजाफा देखा जाता है। कमर्शियल बैंक्स की वजह से ही मार्केट टूटती है। तो कमर्शियल बैंक्स ने आज 697 पॉइंट्स जो हैं कमर्शियल बैंक्स की वजह से इंडेक्स से निकले। ठीक है जी। ऑयल एंड गैस की वजह से तकरीबन 250-300 पॉइंट ऐड हुए। पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल में थोड़ा सा इजाफा देखा गया है। कंपनीज की बात करें PSO, हब पावर, OGDC, ग्लेक्सो, मारी, इनमें पॉजिटिव इन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है उसमें UBL, एंग्रोवेच, मिजान बैंक, फौजी फर्टिलाइजर, लकी, इन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है। तो ये होगी जी समरी। सीधा चलते हैं जी हम शीट की तरफ। और शीट की अगर बात करूं तो आज जो A+ में गया है वो ग्लेक्सो है, ग्लेक्सो। और इसके बाद जो A से A+ में गए हैं उनमें सिनर्जी है, गाल, GATM और मुगल, सुइनार्थ, GHNI, ये स्टॉक हैं जो A से A+ में गए हैं। बाकी जहरी बात थोड़ी सी मार्केट नीचे आने की वजह से, कमर्शियल बैंक्स नीचे आने की वजह से कैटेगरी A और A+ में 29 स्टॉक्स रह गए हैं। ये 51 तक गए थे ये। ठीक हो गया जी। और इसके बाद हम क्या देखते हैं जी, हाँ जी, इसके बाद हम देखते हैं जी के इलेक्ट्रिक पहले नंबर पे है वॉल्यूम वाइज, सिनर्जी दूसरे नंबर पे, बैंक ऑफ पंजाब तीसरे नंबर पे, WTL चौथे नंबर पे, PTC पाँचवें नंबर पे, CSIL छठे नंबर पे, वॉल्यूम अच्छा है, BML सातवें नंबर पे, पेस आठवें नंबर पे, FFL नौवें नंबर पे, AHCL 10वें नंबर पे। और जो स्पेशल स्टॉक्स काफ़ी सारे थे उनमें से मैंने 3 लिखे हैं, HIFA, प्रेमा और बीको। ये 3 स्टॉक्स हैं जो कि मैं लास्ट हाइफा तो आज मैंने लेके आया हूँ, मेरा ख्याल है प्रेमा और बीको लास्ट 1-2 दिन से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं थोड़ा सा चार्ट्स की तरफ चले जाते हैं और सिनर्जी को हम देख लेते हैं। सबसे पहले सिनर्जी में आज तकरीबन 5% का इजाफा देखा गया है और स्टॉक तो ये तेज़ है। हमारी बाइंग इसमें ₹7.60 पे ट्रिगर हुई हुई है। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। इंटर होना चाहते हैं तो हो जाएं। सिनर्जी अगर आपकी वॉच लिस्ट में मौजूद है तो सिनर्जी में काम हो रहा है जी पिछले 5 दिनों से। वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 16 सितंबर को वॉल्यूम इसका बढ़ना शुरू हुआ था और अभी तक वॉल्यूम इंटैक्ट है अपनी जगह पे, एक्टिविटी इंटैक्ट है अपनी जगह पे। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बेशक कर लें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है सिनर्जी का। इसके बाद हमारे पास आइटम है जी GHNI। ये वो आइटम है जो A से A+ में गए हैं। GHNI तेज़ी है जी और काफ़ी अरसे के बाद 869 इसने ब्रेक किया है, 893.89 क्लोज हुआ है और तेज़ी लग रही है इसके अंदर भी, अच्छी खासी तेज़ी लग रही है गाल GHNI के अंदर। ठीक है जी, पिछले काफ़ी दिनों से ये एक्टिव है और हमारी जो इसके अंदर बाइंग ट्रिगर हुई थी वो 847.35 पे एक्टिव हुई थी 17 सितंबर पे। 17 सितंबर को बाइंग अलर्ट कैंडल बनी थी, नेक्स्ट डे बाइंग ट्रिगर हो गई थी और अभी 893 हो गया है। तेज़ है। अभी कोई जो है सेलिंग वाला टारगेट वगैरह से टारगेट मेरे पास नहीं होता, मुझे नहीं पता होता स्टॉक जो है वो कहाँ तक जा सकता है। और वो वाला जो कंसेप्ट है ना कि यार ये स्टॉक 900 तक जा सकता है, 1000 तक जा सकता है, ये मैं अंदाजे नहीं लगाता। वो सिर्फ अंदाज़ा होता है, फ्लूक होता है, किसी को ट्रैप करने वाली बात होती है। खामखा अपने क्लाइंट्स को आप ट्रैप करते हैं, वो वाला ये वाले फ्लूक लगाना मैंने इसको शट डाउन कर दिया इस मामले को। क्यों कि इससे मेरी स्ट्रेटजी पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है।
अगर मैं जब ये 800-850 पे था, मैं जहन में लगाता यार ये 950 तक जाएगा या 1000 तक जाएगा, तो स्ट्रेटजी बनती नहीं है। तो स्ट्रेटजी को बनाने के लिए, स्ट्रेटजी को स्ट्रेटजी का इम्पैक्ट पूरी तरह अवेल करने के लिए ये ऊपर कहाँ तक जाएगा इसको हमने अंदाज़ा नहीं लगाना होता, बस हमने स्ट्रेटजी के साथ चलना होता है। बात को समझा करें। और देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया के अंदर ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिक रही होती हैं, ठीक है। कोई बयानिया बिक रहा होता है, कुछ भी चीज़ बिक रही होती है, वो बिकती इसलिए है कि लोग खरीदते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी, ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल बेसलेस चीज़ें हैं, लेकिन वो बिकती हैं। तो जब तक वो बिक रही हैं, बेचने वाला उसको बेचेगा, है वो टके की भी नहीं। लेकिन अगर बायर है उस चीज़ का और वो बिक रही है, काम कर मतलब, तो बेचने वाला क्यों नहीं बेचेगा? मेरी बात समझ रहे हैं? तो थोड़े को ज़्यादा समझें। मैं बहुत ज़्यादा किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन आप खुद देखें कि ऐसा तो नहीं है। स्कैम क्या होता है? स्कैम यही होता है कि एक टके की चीज़ आपको सोने के भाव बेच दी जाती है, यही स्कैम होता है सर। तो थोड़ा सा सब बातों को समझा करें। इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई टारगेट्स नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता। मतलब ये सिर्फ ट्रैप करने वाली बात होती है। अच्छा जी, इसके बाद है GATM। गुल अहमद भी काफ़ी अरसे से तेज़ है, आज भी इसने अच्छी एक्टिविटी दिखाई है। इंटर होना चाहते हैं हो जाए, कोई इतना बड़ा इशू इसके अंदर भी नहीं है। बाकी ठीक है वाले से तो सारे स्टॉक में आप लेट हो गए हैं। आवरली चार्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। मुगल ने भी आज बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई है, और मुगल के अंदर जो हमारी बाइंग ट्रिगर हुई है वो बहुत पहले की हुई है। वो थी प्राइस हमारी 77.89, अब 92 हो गया। मुगल भी बहुत तेज़ है, काफ़ी दिनों से अच्छा चल रहा है, आपके सामने है। और अगर देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर जो डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी स्टॉक्स जो है ना वो ऊपर निकल चुके हैं ना, तो फिर आवरली का इंतज़ार कर लें। आवरली का इंतज़ार करने में आपको ये फ़ायदा होगा कि खुदा ना खास्ता अगर यहाँ से स्टॉक ने टूटना होगा तो आप बच जाएंगे। वैसे तो मैंने आपको बोला है कि डेली टाइम फ्रेम पे जब आप अप ट्रेंड में हो तो आप अपनी मर्जी से जब मर्जी उसके अंदर इंटर हो जाएं, मुझे उस पर एतराज़ नहीं है। इसलिए एतराज़ नहीं है कि वहाँ से ऊपर जा सकता है, वो मुझे पता है कि वो जा सकता है, मैं नहीं इंटर हो रहा क्योंकि मैंने एक पॉइंट रखा हुआ है कि यार उस पॉइंट पे हम डेली इंटरवल पे हम इंटर होंगे। अगर वो पॉइंट मिस हो जाता है तो फिर रिस्की हो जाता है और हम फिर आवरली पे आ जाते हैं। आवरली पे ये होगा कि अगर यहाँ से वो नीचे आना शुरू होता है और करेक्शन अपनी करने के बाद जब ऊपर जाएगा तब हम इंटर होंगे। अगर वो नीचे से नीचे जाना शुरू होगा तो हमारी एंट्री नहीं होगी। ये फायदा होता है आवरली का, लेकिन साथ साथ नुकसान भी है, जारी बात है। यहाँ से अगर डेली टाइम फ्रेम पे या आवरली में नीचे ना आए और ऊपर से ऊपर निकल जाए तो रिस्क दोनों साइडों में होता है। तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को लॉक किया हुआ है, आप भी अपनी स्ट्रेटेजी को लॉक करें कि आपने क्या करना है। स्टॉक ने तो जाना ही जाना है, मतलब जाने का मतलब यह है कि अगर वो अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब है कि ऊपर जाना है उसने। मतलब हम इसको एज्यूम करके चलते हैं कि अब ये अप ट्रेंड में इसने ऊपर जाना है, तो मेरी एंट्री पहले हो चुकी है, इसलिए मेरी तो दुआ होगी कि यार यहाँ से ऊपर जाए, तभी हमें फ़ायदा होगा। लेकिन न्यू एंट्री के लिए वो एक चीज़ जो है ना, वो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना, वो $1 मिलियन क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, ये स्विनार्थ की बात करें, स्विनार्थ भी आज परफॉर्म किया है, स्विनार्थ ने भी, और अच्छा खासा परफॉर्म किया जी। और आज इसके अलर्ट कैंडल बन गई है, आप समझ लें 138.20 से ऊपर जाए तो स्विनार्थ में आप काम करें। स्विस साउथ से बेहतर है स्विनार्थ में काम कर लें तो बेहतर है, क्योंकि इसने अपने आप को थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया हुआ है। और ये मैंने आपको बताया था डेली टाइम फ्रेम, आवरली में आपकी एंट्री बनती है इसके अंदर, और 138.20 डेली में तो ये तेज़ है, डेली में तो ये काफ़ी ऊपर है। तो आपकी मतलब आप समझ लें कि आपने एंट्री मिस कर दी है। मिस हमने कहाँ से की है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारी एंट्री बनी थी बड़ी प्यारी 122.20 पे, अब ऊपर चला गया। या तो आप रैंडम खरीद लें या आपकी मर्जी, रैंडम आप खरीदना चाहते हैं आप ट्रेंड देख के खरीद रहे हैं, मतलब वो नहीं है कि आप बिल्कुल ही ब्लाइंड खेल रहे हैं। बट अब देखिए ना 122.20 अब गुजर गया है, 136 हो गया, तो अब यहाँ पर मतलब एंट्री लेना रिस्की तो है ना। लेकिन अगर आवरली में आप चले जाते हैं तो फिर आवरली के ऊपर हमारी नई एंट्री बनी है
वो है 138.20। इससे ऊपर जाए तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं स्विन आवर्स को। अच्छा जी, इसके बाद हाइफा में कुछ स्पेशल स्टॉक्स को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। या कैल है पहले नंबर पे, सिनर्जी दूसरे नंबर पे है, सिनर्जी को कर लेते हैं। सिनर्जी तेज है सर। सिनर्जी को मैं अगर देखूं डेली टाइम फ्रेम पे तो आवरली में भी तेज़ है, डेली में भी तेज़ है। और डेली में हमारी एंट्री इसकी बनी थी, खूबसूरत एंट्री बनी थी 7 रुपये 60 पैसे में, अब 8 रुपये 54 पैसे। 7 रुपये 60 पैसे से वो 8 रुपये 54 पैसे हो गया है। हाई लगाया 8 रुपये 84 पैसे। एंट्री देखें आप, तकरीबन 1 रुपया बढ़ चुका है वहाँ से। तेज़ लग रहा है, ये नहीं कि तेज़ नहीं लग रहा, लेकिन एंट्री आप कहाँ पे लेना चाहते हैं वो अब थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है कि आवरली में भी तेज़ है, आवरली में भी हमारी एंट्री अभी बनी नहीं है। हाँ, आवरली में एंट्री बनी तो है, आवरली में भी एंट्री बन गई है तकरीबन। वही बात है, 8 रुपये 84 पैसे से ऊपर। अब अगर आपने इंटर होना है सिनर्जी के अंदर तो 8 रुपये 84 पैसे से ऊपर इंटर होना है। और ये इसकी आप समझ लें एक रेजिस्टेंस भी है। जिन्होंने 7 रुपये 60 65 पैसे में ख़रीदा हुआ है वो थोड़ा बहुत 8 रुपये 85 90 पैसे में बेच भी सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास CSIL को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या डिस्कस करूँ? CSIL में तो तेज़ी ही तेज़ी है जी, और वोलाटाइल भी बहुत है, बहुत वोलाटाइल है और बहुत ज़्यादा काम हुआ है। 53 मिलियन का काम हुआ है, लास्ट डे 12 मिलियन का काम हुआ था, उससे पहले 17 मिलियन का काम हुआ है। काम बहुत हुआ है, बेतहाशा काम हुआ है। पिछले 3 दिनों से बेतहाशा इसके अंदर एक्टिविटी है। जो हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी वो हुई थी 4 रुपये 37 पैसे, अब 7 रुपये 37 पैसे है। तो अब इससे थोड़ा सा इज्तनाब भी करें तो बेहतर है। हाई वोलाटाइल स्टॉक है और क्लोज भी बिल्कुल टॉप पे हुआ है आज 15%, 7 रुपये 37 पैसे क्लोजिंग भी है। अगर बीच में कहीं करेक्शन लेता है तो फिर करेक्शन में आप इसको बाय कर सकते हैं CSIL को। है मैंने पॉइंट कर दी है, अब आपने एंट्री कैसे लेनी है ये फिर आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि हमारा एंट्री पॉइंट गुजर चुका है। ये बड़ा इशू है कि एंट्री पॉइंट, बड़ा क्लासिकल एंट्री पॉइंट था इसका, गुजर चुका। आपने इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में नहीं लेकर आए। जब तक वॉच लिस्ट में नहीं लेकर आएंगे क्लाइंट, इसमें एंट्री लेना मुश्किल है। लेकिन पेनी स्टॉक में एंट्री का जो एक पूरी एक समझ लें एक स्ट्रेटजी है, एक बिल्कुल उसको मैं रिवील करने वाला हूँ। थोड़ा सा काम रह गया है, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, टीथिंग इश्यूज़ हैं, वो 2-4 दिन लगेंगे, वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मैं आपके पास आऊँगा इंशाल्लाह कि हमने इस तरह के पेनी स्टॉक्स को कैसे काबू में करना है। अच्छा, इसके बाद BML है जी हमारे BML। अच्छा, BML भी तेज़ है, इसको भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी तेज़ी है, काफ़ी अरसे से तेज़ चल रहा है। मैं आपको अपना ट्रिगर पॉइंट दे देता हूँ सर। 5 रुपये 53 पैसे पे हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी, अब 8 रुपये हो गए। अब क्या कह सकते हैं। इसके बाद बीको है जी, बीको भी तेज़ है और काफ़ी तेज़ है। हमारी इसके अंदर बाइंग ट्रिगर हुई थी 22 रुपये 81 पैसे में, अब 31 रुपये 81 पैसे हो गए। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर किसी ने अगर पहले लिया था, यहाँ पर सेलिंग बनती है मेरे हिसाब से, यहाँ पर सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि इसका लास्ट 30 रुपये 94 पैसे था हाई, 30 रुपये 94 पैसे इसका हाई लगा था 11 जुलाई को, और अब लो लगा अगस्त में। तकरीबन 1 महीने के बाद इसका 1 महीना पूरा गिरता रहा और लो लगा 17 रुपये 60 पैसे। तकरीबन काफ़ी तकरीबन 50% तो डाउन हुआ, ठीक है जी। अब उसके बाद दोबारा बढ़ना शुरू हो गया ये। तो स्टॉक इस तरह के बड़े वोलेटाइल होते हैं, बड़े रिस्की होते हैं। बीको स्टील, मतलब अगर आपने पैसे कमाए हुए हैं भाई तो ऐसे पेनी स्टॉक्स में काम करें, अदरवाइज काम ना करें। मुझे मजबूरन डिस्कस करना पड़ रहा है, और ताकि मैं लोगों को समझा सकूं कि अगर काम करना है तो कैसे करना है, और लोगों को मना भी कर सकूं। बिल्कुल ही अंधेरे में रह के या खामोश रह के भी गुजारा मुझे नहीं लग रहा कि देखें पेनी स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है और आप उससे जान नहीं छुड़ा पा रहे, इतना ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं एक तो ये था कि मैं इनको डिस्कस ही ना करूं और आंखें बंद कर लूं। तो मैंने बेहतर ये समझा कि नहीं, मैं डिस्कस करता हूं, लोगों को समझाता हूं, सामने लेकर आता हूं चीज़ों को। और आप देखें इस वक्त जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो इसके मतलब एक शहर है, समझ लें एक शहर में गुम हो गए सारे। और जो हमारे पेनी स्टॉक्स हैं इन्होंने अपनी पावर को शो किया है,
इतना स्ट्रॉन्ग बायर है इसके अंदर कि हर बंदा जो है पेनी स्टॉक्स को डिस्कस कर रहा है, क्योंकि काम ही इनमें हो रहा है। अब आपके लिए ये चीज़ सूटेबल है कि नहीं, ये आपने फैसला करना है। बड़े सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर आप नए हैं पेनी स्टॉक्स में काम नहीं करना आपने। अगर आप पुराने हैं लेकिन आपने स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं बनाए, आपने काम नहीं करना इसके अंदर। ये दो चीज़ें आप याद कर लें, जहन में रख लें कि ये दो कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं, आपने पेनी स्टॉक्स में काम नहीं करना। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, इसके बाद प्रेमा है। प्रेमा भी 2 दिन से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम इसको लास्ट डे भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी अलर्ट कैंडल इसकी बनी थी 43.98 पे, हमें होश आया था 48 पे, आज हो गया 52 रुपये 94 पैसे। तो प्रेमा स्टॉक ऐसा ही है, जब ये बढ़ता है तो बढ़ना बिल्कुल इस तरह जाता है रॉकेट की तरह, और गिरता भी इसी तरह ही है जैसे रॉकेट कोई क्रैश हो गया हो या कोई जहाज़ का क्रैश हो गया। तो ये इसी तरह ही परफॉर्म करते हैं जी स्टॉक। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बार बार कि ये देखें, 94 हाई लगाया था और लो लगाया था इसने 36, और कितने टाइम में, अप्रैल में गया था और लो लगा जून में, मई, 2 महीने में। तो तकरीबन 60-70% ये स्टॉक जो है ये गिर गया था। अब दोबारा ये बढ़ना शुरू हो गया। तो रिस्क तो है अपनी जगह पे, ये जहन में रखिएगा। ऐसे स्टॉक्स आपको प्रॉफिट तो देते हैं लेकिन रिस्क अपनी जगह पे है, लॉस भी दे सकते हैं। तो स्टॉप लॉस वाले जितने भी भाई हैं उनके लिए चांदी है, और जो लोग स्टॉप लॉस इस्तेमाल नहीं करते और शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म काम करते हैं तो उनके लिए बहुत खतरा है। तो खतरे से दूर रहें भाई। स्टॉक मार्केट है, कोई जंग नहीं है कि आप खतरों के खिलाड़ी बन जाए। स्टॉक मार्केट में आते हैं तो कोई खतरा नहीं लेना होता, हमने अपने कैपिटल को सेव करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपने। ये कोई खतरों, ये कोई बॉलीवुड की या हॉलीवुड की फिल्म नहीं चल रही जिसमें आप खतरा लेकर कोई हीरो बन जाएंगे भाई। बहुत जो खतरों के जो खिलाड़ी हैं ना, बहुत बुरे बुरे हालात मैंने उनके होते हुए देखे। इन्वेस्टर बने, और इन्वेस्टर जो है ना वो किसी खतरे को मोल नहीं लेता। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।